हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स तक 9। तो फ्रेंड्स, फिजिक्स तक 9 पर हम स्टार्ट कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चरर का कंप्लीट फिजिक्स। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं थर्मल फिजिक्स से, जो कि हमारा यूनिट नंबर 2 है। तो यूनिट नंबर 2 हम स्टार्ट करें थर्मल फिजिक्स। तो फ्रेंड्स, थर्मल फिजिक्स में आज के स्लाइड में हम पढ़ेंगे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, दैट इज हीट एंड वर्क, टेम्परेचर एंड थर्मामीटर, ट्रिपल पॉइंट एंड सम पीवाईक्यूज। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इस स्लाइड में हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स से। तो फ्रेंड्स, ये थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? थर्मोडायनामिक्स है। तो फ्रेंड्स, थर्मोडायनामिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जीज। तो फ्रेंड्स, थर्मोडायनामिक्स को अगर हम इजी लैंग्वेज में कहें तो इट इज ए ब्रांच ऑफ इट इज a branch of physics in which we study detailed relationship between thermal and mechanical energies। थर्मल एंड मैकेनिकल एनर्जीज। तो फ्रेंड्स, ये हमारा थर्मोडायनामिक्स का डेफिनेशन हो गया। अब क्वेश्चन अराइज होता है, थर्मोडायनामिक्स कौन सा वर्ड है, किस कंट्री से इस वर्ड को ओरिजिन किया गया है, और ये कौन कौन से वर्ड से मिलकर बना हुआ है, और इसका मीनिंग क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ थर्मोडायनामिक्स जो इनका ओरिजिन है, ये ग्रीक लेटर है, ग्रीक कंट्री का ये ओरिजिन लेटर है। थर्मोडायनामिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज थर्मो एंड डायनामिक्स। दैट इज थर्मोस एंड डायनामिक्स। थर्मो एंड डायनामिक्स। तो फ्रेंड्स, ये थर्मोस का मीन्स यहां पर होगा हीट, थर्मोस का मीन्स होगा हीट, एंड डायनामिक्स का मीन्स होगा फ्लो। तो ये थर्मोडायनामिक्स एक ग्रीक वर्ड का लेटर है जो दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज थर्मोस एंड डायनामिक्स। थर्मोस का मीन्स होगा हीट, डायनामिक्स का मतलब होगा फ्लो। तो हीट ऑफ फ्लो। तो फ्रेंड्स, ये हमारा थर्मोडायनामिक्स। और थर्मोडायनामिक्स में वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? थर्मोडायनामिक्स को हम जिन वेरिएबल के टर्म्स में डिनोट कर सकते हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, दीज आर वेरिएबल्स ऑफ थर्मल फिजिक्स और थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स में जो वेरिएबल होंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, दीज आर थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। और फ्रेंड, थर्मोडायनामिक्स में यहां पर कुछ एनर्जीज होंगे या पोटेंशियल जिसको हम कहें। तो थर्मोडायनामिक्स में चार पोटेंशियल होंगे, कौन कौन सा? U, F या एक कहिए H एंड G। अब फ्रेंड्स, यह U इंटरनल एनर्जी को डिनोट करता है, F यहां हेल्महोल्ट्ज एनर्जी को डिनोट करता है, H एंथैल्पी को डिनोट करता है, एंड G गिब्स फ्री एनर्जी को डिनोट करता है। तो दीज आर द थर्मोडायनामिक पोटेंशियल। हाँ फ्रेंड्स, ये अभी हमारे टॉपिक में जैसे जैसे आएंगे, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल हो गया, इनका रिलेशन हो गया, मैक्सवेल का इक्वेशन हो गया, तो हम उस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। हम पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। जैसा कि हमने कहा, थर्मोडायनामिक्स जो ग्रीक लेटर है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दैट इज थर्मोस एंड डायनामिक्स। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं हीट एंड वर्क क्या है। हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क। अब यहां हीट एंड वर्क का जो एक्सपेरिमेंट किया है वो जूल ने किया है। हीट एंड वर्क को कहा जाता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इट इज आल्सो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट।
अब फ्रेंड्स यहां पर जो हमारा हीट है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वर्क डन इज आल्सो अ एनर्जी। तो यहां पर दोनों है एनर्जी, दोनों का यूनिट अपना अपना है। हीट का जो यूनिट हम लिखते हैं जनरली वो कैलोरी लिखते हैं, और एनर्जी का जो यूनिट हम लिखते हैं ऐसा यूनिट वो लिखते हैं जूल, वो लिखते हैं जूल। अब फ्रेंड्स हीट और एनर्जी किस तरह से आपस में इक्विवेलेंट होते हैं, किस तरह से डिपेंडेंट होते हैं, अब इसको प्रूफ करने के लिए जूल ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसे जूल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। वो जूल एक्सपेरिमेंट मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट पर बेस्ड है। वो एक्सपेरिमेंट क्या है तो देखते हैं। जैसे जूल ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ऑब्जर्व किया, जूल ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ऑब्जर्व किया कि वर्क एंड हीट आर इक्विवेलेंट, दोनों क्या है इक्विवेलेंट है। अब इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट इस तरह से है, जैसे सपोज दैट ये एक हमारा पंप है, साइकिल में हवा भरने वाला पंप सपोज दैट है, ये एक सपोज दैट पंप है। अब फ्रेंड्स अगर हम इसके पिस्टन को अप डाउन करते हैं, जब हम साइकिल में के ट्यूब में पंप से हवा भरते हैं, और अगर हम कई बार इसके पिस्टन को अप डाउन करते हैं तो हम रिजल्ट पाते हैं इसका जो बैरल है ये हीट हो गया। बैरल क्या हो जाता है हीट हो गया। और इसका जो बैरल होता है ये मेटल का बना होता है, दैट इज आयरन का बना होता है जनरली। अब फ्रेंड्स अगर इसी आयरन की ट्यूब को, जो यहाँ आयरन की पाइप है बैरल इनका है, अगर इसी आयरन के बैरल को या पाइप को अगर हम हीट देकर गर्म करें, एक्सटर्नल हीट से, फायर से आग दे करके या उष्मा दे करके गर्म करें, तो भी ये हीट हो जाएगा। अब अगर दोनों कंडीशंस में दोनों का टेम्परेचर मान लीजिए सेम हो गया, इसका टेम्परेचर मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस, 40 तो नॉर्मल होगा, सपोज दैट इसका हो गया 70 डिग्री सेल्सियस और इसका भी है 70 डिग्री सेल्सियस, दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम है, तब बाद में ये डिफाइन करना, ये डिटरमाइन करना, ये फाइंड करना, ये डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है कि इन दोनों में से किस ऑब्जेक्ट को हीट देकर गर्म किया गया है और किस ऑब्जेक्ट को वर्क डन के द्वारा। तो जूल ने एक एक्सपेरिमेंट से कहा ऐसा है, वर्क डन इक्विवेलेंट टू हीट, वर्क डन और हीट आपस में क्या है इक्विवेलेंट होते हैं। हाँ, वर्क डन की एनर्जी को एसआई यूनिट जूल लिखा जाता है, और हीट का जो यूनिट होता है वो कैलोरी लिखा जाता है। अब इन दोनों में एक रिलेशन है फ्रेंड्स, वो है W इज इक्वल टू W प्रोपोर्शनल टू W दैट इज वर्क डन प्रोपोर्शनल टू Q। ये जूल के एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया गया है, दैट इज W यहाँ वर्क डन है, W इज इक्वल टू कॉस्ट, ये प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो आएगा कांस्टेंट J एंड Q, दैट इज W अपॉन Q इज इक्वल टू J। अब यहां जो J है, J को हम बोलेंगे कन्वर्जन फैक्टर, वेयर J इज ए कन्वर्जन फैक्टर, कन्वर्जन फैक्टर। हाँ, इसका एक और नाम है मैकेनिकल इक्विवेलेंट टू हीट, इसका नाम है मैकेनिकल इक्विवेलेंट टू हीट, ये भी इसका नाम है। अब फ्रेंड्स J एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये कोई क्वांटिटी नहीं है कि हम इनका डायमेंशन निकालें, और J का एक प्रॉपर वैल्यू होता है, यहाँ पर J की वो वैल्यू होती है 4.12 जूल पर कैलोरी, 4.12 जूल पर कैलोरी, ये कन्वर्जन फैक्टर J की एक वैल्यू होती है। इसको ऑब्जर्व किया था जूल ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा, उस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जूल एक्सपेरिमेंट ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अब फ्रेंड्स इसी वाले फॉर्मूले पर टीजीटी, पीजीटी एंड जीआईसी में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, आए हुए भी हैं। हाँ, इस पर हम बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे अभी, जिससे हम इस फॉर्मूले को एग्जैक्ट समझ सके। तो फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स हीट एक एनर्जी, जैसा कि अभी हमने पढ़ा,
हीट का जो यूनिट हमने यहां पर लिखते हैं वो कैलोरी लिखते हैं, लेकिन जो हीट का यूनिट जो कैलोरी लिखा जाता है वो होता है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट में इसको लिखा जाता है। और हीट का जो एसआई यूनिट लिखा जाता है, एसआई यूनिट वो लिखा जाता है जूल में। तो हीट को बाद में वो कन्वर्जन फैक्टर से चेंज कर लिया जाता है कि कितना जूल एनर्जी बनाएगा एसआई में। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन अराउज होता है कि 1 कैलोरी हीट क्या है। 1 कैलोरी हीट, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, the amount of heat energy to increase the temperature of 1 gram water, that is H2O. To increase the temperature of 1 gram water 1 degree Celsius, 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड 1 कैलोरी हीट। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 कैलोरी हीट। तो फ्रेंड्स ये हमारा 1 कैलोरी हीट का डेफिनेशन है, बट यहां पर हीट एनर्जी का जो 1 कैलोरी डिफाइन किया गया है ये वाटर को लिया गया है। जैसे सपोज दैट ये वाटर है, H2O है। अब H2O का सपोज दैट कोई टेम्परेचर 37 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर मान लिया जाए। अब H2O के अगर ये 1 ग्राम H2O है तो 1 ग्राम H2O का टेम्परेचर 37 टू 38 डिग्री करने पर ये आंसर नहीं होगा। इनका जो एग्जैक्ट आंसर है कि 1 ग्राम H2O का टेम्परेचर 15.5 डिग्री सेल्सियस टू 16.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में जो हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी दैट हीट एनर्जी इज कॉल्ड 1 कैलोरी हीट। तो फ्रेंड्स 1 कैलोरी हीट की डेफिनेशन यहां तक तो अधूरी है जब तक कि हम इसको ये बाउंडेशन ये ना ऐड करें कि वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, और वो जो उनका रेंज है वो दैट इज 15.5 डिग्री सेल्सियस टू 16.5 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स ये 1 कैलोरी हीट का डेफिनेशन होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टेम्परेचर को। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर, तो फ्रेंड्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। अब फ्रेंड्स यहाँ टेम्परेचर का जो यूनिट होता है, देयर आर सेवरल यूनिट, बहुत सारे यूनिट है। कौन कौन से हैं? जैसे कि हम पढ़ते हैं डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रेमर एंड रैंकिन। तो ये कुल इनके लगभग 5 यूनिट होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, और यहाँ 5 स्केल भी होते हैं। बट टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट माना जाता है वो केल्विन को, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। फिजिक्स में इसी का यूज किया जाता है। और यहाँ पर फ़ारेनहाइट जो है इनको यूज किया जाता है मेडिकल थर्मामीटर में। डिग्री सेल्सियस को आम लैंग्वेज में यूज किया जाता है, जैसे कि हमारी हेल्दी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, बट एसआई यूनिट जो उनका होता है वो केल्विन होता है। अब हाँ, केल्विन से यहाँ एक क्वेश्चन और अराइज होता है, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो डिग्री टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मींस ये होता है दैट टेम्परेचर एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस हैज बिकम जीरो एंड, या फिर ये कहा जाए कि वो टेम्परेचर जिस पर किसी गैस की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है या फिर उस गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है, हम उसे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। और वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हमारा रिजल्ट आता है 0 केल्विन। 0 केल्विन, 0 केल्विन को ही कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर।
ये कैसे, इनको भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे कि हम ये जानते हैं कि गैस की काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू होती है 3/2 kT। यहाँ के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, E यहाँ पर गैस की काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी यहाँ लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस E इज इक्वल टू 3/2 kT। अब फ्रेंड्स अगर यहाँ T जो मेंशन किया गया होता फार्मूले में, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब यहाँ टेम्परेचर को लिखा गया होता है, टेम्परेचर को यहाँ पर यूज किया जाता है किसमें, केल्विन में। यहाँ पर टेम्परेचर को केल्विन में यूज करते हैं। अब यहाँ T की अगर वैल्यू रख दिया जाए 0 केल्विन, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल हैज बिकम 0। तो इसी पार्टिकुलर टेम्परेचर को कहा जाता है एब्सोल्यूट 0 डिग्री, 0 केल्विन या 0 टेम्परेचर। और फ्रेंड्स इसको हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो वेरिएशन का ग्राफ होता है वहां से भी समझ सकते हैं। जैसे अगर हम इनका किसी भी गैस का टेम्परेचर और वॉल्यूम के वेरिएशन का अगर हम ग्राफ ड्रा करें, तो फ्रेंड्स वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन जाता है, इस तरीके से जाता है। हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस, ये मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ये T डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर को हम डिनोट कर रहे हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी गैस की कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, 0 नहीं होता। अब अगर गैस के टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो इनका वॉल्यूम क्या होता है, लीनियरली इंक्रीज होता है। इसी तरीके से अगर हम इनके टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो टेम्परेचर की एक कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वो डिग्री सेल्सियस में आएगी, टेम्परेचर की एक वैल्यू आएगी जिस पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0। वो टेम्परेचर जो होगा अगर हम डिग्री सेल्सियस में लिखें तो होगा -273 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में यही टेम्परेचर हो जाएगा 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर। इसी को कहा जाता है एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स ये हो गया एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। और हाँ, यहाँ पर जो टेम्परेचर के कुछ जो हमारे यूनिट हैं, इनमें एक रिलेशन भी होता है, उस रिलेशन के बिहाफ पर हम इस पर आए हुए न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं इनमें रिलेशन क्या है। तो फ्रेंड्स ये डिग्री सेल्सियस को अगर हम इनका रिलेशन लिखें तो आएगा C/100 इज इक्वल टू F-32/180 इज इक्वल टू K-273/100 इज इक्वल टू R/80 इज इक्वल टू Ra-492/100/180। तो ये फ्रेंड्स इनका रिलेशन है टेम्परेचर के यूनिट का। अब इस रिलेशन के बिहाफ पर जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं हम उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इन सब का अपना अपना रीडिंग क्या है और इन सब की वैल्यू क्या है, नेम क्या है। जैसे कि आपने इन तीनों को जान रहे होंगे, R हमारा होता है र्यूमर, और Ra यहां पर जो यूज किया गया है ये दैट इज रैंकिन। तो ये इन सब में रिलेशन है। और इस पे जो ज्यादातर क्वेश्चन दिया जाता है वो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे दिया जाता है। एक क्वेश्चन कि कौन सा वो रीडिंग है, कौन सा ऑब्जर्वेशन है जिस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम ऑब्जर्वेशन देता है। और दूसरा क्वेश्चन देता है कि र्यूमर और फ़ारेनहाइट में वो कौन सी रीडिंग है या कौन सा ऑब्जर्वेशन है जिसमें दोनों की सेम वैल्यू आती है। तो इसको भी हम क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स ये इनका हो गया रिलेशन। अब हम देखते हैं थर्मामीटर में कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और उनका क्या ऑब्जर्वेशन होता है। तो फ्रेंड्स थर्मामीटर क्या है, तो फ्रेंड्स थर्मामीटर एक डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। उस डिवाइस को थर्मामीटर कहा जाता है। अब थर्मामीटर टोटल हमारे पास कुल 5 हैं। 5 थर्मामीटर हमारे पास है। पहला थर्मामीटर होता है जिसको बोलते हैं लिक्विड थर्मामीटर। दूसरा हमारा होता है
गैस थर्मामीटर, गैस थर्मामीटर। तीसरा होता है रेसिस्टेंस थर्मामीटर। चौथा फ्रेंड्स हमारा होता है थर्मोकपल थर्मामीटर, थर्मोकपल थर्मामीटर। और एक पांचवा हमारा है जिसको कहा जाता है रेडिएशन थर्मामीटर, रेडिएशन थर्मामीटर। तो ये 5 थर्मामीटर फ्रेंड्स यहां पर होते हैं। लिक्विड थर्मामीटर में मरकरी का यूज किया जाता है। ये इनका टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर मरकरी का वॉल्यूम बढ़ता है, या फिर अगर हम मरकरी को किसी एक ट्यूब में रखें तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो उस ट्यूब की लेंथ बढ़ेगी, ट्यूब की नहीं मीन्स उसके वॉल्यूम की, मरकरी की। तो गैस थर्मामीटर में गैस का यूज करते हैं, रेसिस्टेंस में वायर का यूज करते हैं, और थर्मोकपल थर्मामीटर में यूज करते हैं कपल ऑफ टू डिसिमिलर वायर, दो वायर का यूज करते हैं जो कि सिमिलर नहीं होते हैं, अलग अलग मटेरियल के होते हैं। रेडिएशन थर्मामीटर जो होता है ये बेस्ड होता है स्टीफन लॉ ऑफ रेडिएशन पर, स्टीफन लॉ ऑफ रेडिएशन पर। अब फ्रेंड्स यहाँ हमारा जो लिक्विड थर्मामीटर है इनका जो ऑब्जर्वेशन होता है T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू LT माइनस L नॉट अपॉन L100 माइनस L नॉट इज टू 100 डिग्री सेल्सियस में इनका रिजल्ट आएगा। लिक्विड थर्मामीटर का अगर हम T डिग्री सेल्सियस के लिए अगर इक्वेशन बनाएं तो वो इक्वेशन यही बनता है। इसी तरीके से गैस थर्मामीटर में T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू आएगा PT माइनस P नॉट अपॉन P100 माइनस P नॉट इज टू 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगा ये। इसी तरीके से रेसिस्टेंस थर्मामीटर फ्रेंड्स है, और हाँ ये PT क्या है, PT यहां पर बता रहा है प्रेशर एट T डिग्री सेल्सियस, और यहाँ P नॉट है प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस, P100 प्रेशर एट 100 डिग्री सेल्सियस को डिनोट करता है। तो इस पर न्यूमेरिकल दिए जाते हैं। तीसरा हमारा रेसिस्टेंस थर्मामीटर, इनके लिए होता है फ्रेंड्स RT इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस एल्फा इज टू डेल्टा T। इनका जो रिलेशन होता है रेसिस्टेंस थर्मामीटर का ये होता है। यहां पर फ्रेंड्स RT जो है रेसिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, R नॉट रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और अल्फा यहां है, अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। ये होता है। अल्फा का भी एक अपना प्रॉपर वैल्यू होता है, अल्फा इज इक्वल टू। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया लिक्विड, गैस एंड रेसिस्टेंस थर्मामीटर। और रेसिस्टेंस थर्मामीटर में RT इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा T। अब फ्रेंड्स कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस R अल्फा की वैल्यू होती है अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R नॉट अपॉन R नॉट इज टू डेल्टा T। ये होती है अल्फा की वैल्यू, जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर या टेम्परेचर कोफिशिएंट भी कहते हैं। ये डिग्री पर डिग्री सेल्सियस में होगा इनका आंसर, यूनिट पर डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स ये हमारे हो गए 3 थर्मामीटर। चौथा है थर्मोकपल थर्मामीटर। थर्मोकपल थर्मामीटर जो होता है बेस्ड होता है सीबेक इफेक्ट पर, बेस्ड होता है सीबेक इफेक्ट पर। अब सीबेक इफेक्ट क्या होता है, सीबेक इफेक्ट फ्रेंड्स ये होता है हमारा, इसको इरेज कर दे। तो फ्रेंड्स चौथा थर्मामीटर थर्मोकपल थर्मामीटर, दैट इज थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर। तो फ्रेंड्स ये हमारा बेस्ड होता है सीबेक इफेक्ट पर, सीबेक इफेक्ट पर। अब फ्रेंड्स ये सीबेक इफेक्ट क्या होता है, सीबेक इफेक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं
to the production of potential difference, the production of potential difference between two dissimilar wire, between two dissimilar wire और मेटल कर सकते हैं ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। दिस इज कॉल्ड सीबेक इफेक्ट। अब फ्रेंड्स देखिए इसका मतलब ये है कि अगर हम दो डिसिमिलर वायर लें, दो अलग अलग मटेरियल का, जैसे कि एक एंटीमनी का और एक बिस्मथ का, या एक कॉपर का या फिर एक आयरन का, और दोनों के टर्मिनल को अगर हम अलग अलग टेम्परेचर पर रखें, जैसे अगर एग्जांपल समझाएं तो ये सपोज दैट एक वायर है, ये है बिस्मथ का, सॉरी ये एंटीमनी वायर है। अब दूसरा वायर ले रहे हैं, ये वायर बिस्मथ का, ये है बिस्मथ का। अब इन दो डिसिमिलर वायर हो गए, दोनों अलग अलग मटेरियल के हो गए, दोनों के टर्मिनल को, जंक्शन को हम अलग अलग डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं, दैट इज इसको रखते हैं T डिग्री सेल्सियस पर, दैट इज हाई टेम्परेचर। इसको रखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज लो टेम्परेचर। इसको बोलेंगे कोल्ड, इसको बोलेंगे हॉट। अब फ्रेंड्स अगर ये दो डिसिमिलर वायर अलग अलग मटेरियल के, जिसको हम कहेंगे कपल ऑफ टू डिसिमिलर वायर के टर्मिनल को हम अलग अलग टेम्परेचर पर रखते हैं, तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और इस फिनोमेना को कहा जाता है सीबेक इफेक्ट। अगर हम यहाँ पर इनके दोनों टर्मिनल पर एक वोल्टमीटर का यूज कर लें, वोल्टमीटर का, तो हमें इनका कितना वोल्टेज है ये पोटेंशियल हमें यहां से रीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सीबेक इफेक्ट है, और सीबेक इफेक्ट में इक्वेशन आता है इनके लिए जो होता है E इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। ये सीबेक इफेक्ट का इक्वेशन है। अब फ्रेंड्स ये जो E है ये EMF को डिनोट करता है, EMF को, यहाँ T जो है वो टेम्परेचर को डिनोट करता है, टेम्परेचर को। A एंड B बोथ आर कांस्टेंट, बोथ आर कांस्टेंट। अब फ्रेंड्स अगर इन दोनों के, इनके टर्मिनल के बीच में, कपल ऑफ वायर के टर्मिनल के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस को अगर हम इंक्रीज करें, टेम्परेचर डिफरेंस को इंक्रीज करें तो EMF बढ़ेगा। देखिए E इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, इस वाले इक्वेशन के हिसाब से EMF बढ़ना चाहिए और बढ़ता भी है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम इनके EMF और टेम्परेचर के बीच के ग्राफ को समझे, EMF और टेम्परेचर के बीच के ग्राफ का जो वेरिएशन है, अगर हम इनको समझ लें तो बात क्लियर हो जाएगी। देखिए एक्स एक्सिस पर हम डिनोट करेंगे टेम्परेचर को, T डिग्री सेल्सियस को, वाई एक्सिस पर डिनोट करेंगे EMF को, EMF को, ये होगा सपोज दैट 0 है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब फ्रेंड्स अगर इनके बीच के टेम्परेचर डिफरेंस को अगर हम इंक्रीज करते हैं, इनके बीच का EMF और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है, एक पैराबोला कर्व टाइप का मिलता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस को इंक्रीज करने पर EMF की वैल्यू धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होती है और एक मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ती है। तो जिस मैक्सिमम वैल्यू तक EMF बढ़ा हुआ है, जिस मैक्सिमम टेम्परेचर पर, टेम्परेचर का वो मैक्सिमम वैल्यू को हम कहते हैं न्यूट्रल टेम्परेचर, न्यूट्रल टेम्परेचर, इसे लिखा जाता है TN से। अब इसके बाद अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस को और अधिक इंक्रीज करें और ज्यादा बढ़ाएं तो क्या होगा, EMF जो है डिक्रीज होता चला जाएगा। अब EMF डिक्रीज होगा, टेम्परेचर के एक वैल्यू पर EMF हो जाएगा 0, और टेम्परेचर की इस वैल्यू को कहा जाता है इन्वर्जन टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर। इसको लिखा जाएगा TI से, TI। अब फ्रेंड्स यहाँ TI और TN इनके बीच में एक रिलेशन होता है, ये एग्जाम में दिया जाता है जनरली ज्यादातर। तो ये होता है TI इन्वर्जन टेम्परेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ TN, TN इज द न्यूट्रल टेम्परेचर। अब इन दोनों का
टी आई इन्वर्जन टेम्परेचर का एक फॉर्मूला भी होता है जो हम जूल थॉम्सन इफेक्ट में पढ़ेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इन्वर्जन टेम्परेचर टी आई इज इक्वल टू आता है 2a अपान आर बी, ये इनका फॉर्मूला होता है। और न्यूट्रल टेम्परेचर टी एन इज इक्वल टू होता है a अपान में आर बी। यहाँ a एंड b कांस्टेंट होते हैं, r यहाँ गैस कांस्टेंट होता है। तो ये है इन्वर्जन टेम्परेचर और न्यूट्रल टेम्परेचर। अब फ्रेंड्स जो इक्वेशन हमें मिला है ईएमएफ का, E इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर का, अब इसमें कुछ फैक्ट और भी हैं कि अगर हम DE अपॉन DT लिखें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, दैट इज DE अपॉन DT इज इक्वल टू S लिखा जाता है। S यहां पर होता है सीबेक कोफिशिएंट, ये क्या है, सीबेक कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट होगा। एक यहां पर फैक्ट और है, फॉर न्यूट्रल टेम्परेचर, फॉर न्यूट्रल टेम्परेचर, न्यूट्रल टेम्परेचर के लिए DE बाई DT इज इक्वल टू होता है 0। तो फ्रेंड्स इस वाले फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल दिया जाता है कि न्यूट्रल टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड करिए, और इक्वेशन ईएमएफ का जो इक्वेशन है वो दे दिया जाता है। तो इस तरह से अभी हम इनको पीवाईक्यू में सॉल्व करेंगे, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा सीबेक इफेक्ट। और हाँ, ये कपल ऑफ फायर है डिसिमिलर मटेरियल का या डिफरेंट मटेरियल का। हाँ, ये एंटीमनी विस्मत के जगह पर कॉपर और आयरन का भी पेयर हो सकता है, और तमाम सारा डिसिमिलर मटेरियल का वायर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसे ही कहा जाता है सीबेक इफेक्ट। तो आई थिंक आपको ये सीबेक इफेक्ट क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम जो हमारे आज के स्लाइड में हमने लिखा है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, दैट इज हीट एंड वर्क, इस पर हमने कंप्लीट कर लिया। टेम्परेचर एंड थर्मोमीटर को भी कंप्लीट किया। हाँ, थर्मोमीटर में ये चौथा थर्मोमीटर है जिसे हम थर्मोकपल थर्मोमीटर कहते हैं या फिर थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर भी कहते हैं। हाँ, इसके बाद एक थर्मोमीटर और है जिसे हम कहेंगे रेडिएशन थर्मोमीटर, दैट इज पाइरोमीटर। अब हम उसको आते हैं। एक रेफरेंस ये कट गया, डी फॉर न्यूट्रल टेम्परेचर, यहां लिख दे रहे हैं इनको, यहां पर फॉर न्यूट्रल टेम्परेचर DE बाई DT इज इक्वल टू 0 होता है। DE बाई DT इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स EMF का जो डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, वो 0 होता है। ये इनका एक फैक्ट है। तो अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं, हम अगला पांचवा थर्मामीटर पढ़ते हैं, वो है रेडिएशन थर्मामीटर। रेडिएशन थर्मामीटर दैट इज पाइरोमीटर। तो फ्रेंड्स हमारा फिफ्थ थर्मामीटर है पाइरोमीटर या रेडिएशन थर्मामीटर। तो फ्रेंड्स ये रेडिएशन थर्मामीटर बेस्ड होता है स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन पर, स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन पर बेस्ड होता है। It is based on Stephen's law of radiation। इसका यूज कहाँ किया जाता है? It is used to determine, to measure ही लिखा जाए यहाँ ज्यादा बेहतर रहेगा, to measure the temperature, the highest temperature that is temperature of molten metal या furnaces या फिर स्टार या फिर सन। तो फ्रेंड्स पाइरोमीटर जो होता है बेस्ड होता है स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन पर, और इसके द्वारा हम हाईएस्ट टेम्परेचर को मेजर करते हैं। जिस टेम्परेचर की वैल्यू को हम इसके अलावा जो 4 थर्मामीटर हमने पढ़ा उनसे नहीं मेजर कर पाएंगे, वो हाईएस्ट टेम्परेचर को मेजर किया जाता है इसे रेडिएशन थर्मामीटर से।
जैसे सूरज का टेम्परेचर अगर मेजर करना हो गया तो हम कोई भी थर्मोमीटर का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, उसको मेजर करने के लिए हमें करना होगा पायरोमीटर का यूज या फिर रेडिएशन थर्मोमीटर का यूज करना होगा। और हाँ, एक बात ये भी है कि इनको बिना कांटेक्ट में रखे ही हम उस हाईएस्ट टेम्परेचर के बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। जैसे मोल्टन मेटल मान लीजिए हो गया, आयरन को पिघला दिया जाए तो एकदम हाई टेम्परेचर पर हो जाता है। अब उसके मोल्टन मेटल के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लिक्विड थर्मामीटर या गैस थर्मामीटर इन सब का यूज नहीं कर पाएंगे, वो रीडिंग नहीं बता पाएंगे। तो इनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करेंगे पाइरोमीटर का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इनका देखिए, ये होता है स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन Q proportional to T to the power 4 where T is the absolute temperature और यहाँ पर फ्रेंड्स Q जो होगा that is E upon AT एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड हीट एनर्जी रेडिएटेड। तो फ्रेंड्स यहाँ Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T to the power 4 where T is the absolute temperature। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया को मेजर कर लेते हैं तो उसके बिहाफ पर हम T की वैल्यू या एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू को मेजर आसानी से कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया रेडिएशन थर्मामीटर। इस पर भी बेस्ड न्यूमेरिकल या PYQ आते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा टेम्परेचर एंड थर्मामीटर। हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रिपल पॉइंट। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है तो फ्रेंड्स देखते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो फ्रेंड्स ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? तो द कोएग्जिस्टेंस ऑफ मैटर इन ऑल स्टेट। हाँ, यहां पर बाउंडेशन है एट पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो फ्रेंड्स हम इनको डिफाइन कर सकते हैं द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच मैटर कैन एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट ऑफ मैटर। जैसा कि हम वाटर को देख लें, वाटर हमारा सॉलिड में, लिक्विड में और गैस तीनों स्टेट में रह सकता है, बट एक पार्टिकुलर कोई टेम्परेचर और प्रेशर ऐसा है वाटर का जिस प्रॉपर वैल्यू पर वाटर तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। तो कह सकते हैं को एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर इन ऑल थ्री स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। हाँ, तो यहां पर इसका डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। द टेम्परेचर and pressure at which matter, अब फ्रेंड्स यहाँ मैटर कोई भी हो सकता है, जैसे कि H2O है या CO2 है, हीलियम है, कोई भी सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है जो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। हाँ, यहाँ पर हम मेटल को नहीं लेंगे कि आयरन को ले लिया जाए, नहीं। मैटर में यहाँ पर हम लिखेंगे वाटर को या हीलियम को या गैस को या लिक्विड को, कि जो मैटर तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता हो। द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच मैटर दैट इज H2O लिख दे रहे हैं हम डायरेक्ट, H2O दैट इज वाटर कैन एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट ऑफ मैटर, in all three state, that is solid, liquid and gas। तो फ्रेंड्स अगर हम इनको फेज डायग्राम से समझें तो ट्रिपल पॉइंट को समझना ज्यादा बेहतर होगा। तो इनका अगर हम फेज डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं। फेज डायग्राम ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का बना रहे हैं, वाटर। तो फ्रेंड्स यहां पर अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर के वेरिएशन में अगर हम वाटर का फेज डायग्राम ड्रा करें तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये सपोज दैट एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पर डिनोट करेंगे हम प्रेशर को और एक्स एक्सिस पर डिनोट करेंगे हम टेम्परेचर को। T डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे इनको। ये
ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होगा फिर। तो फ्रेंड्स ये वाटर का जो फेज डायग्राम होगा प्रेशर और टेम्परेचर के बीच वेरिएशन का, वो ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है। ये मिलेगा कर्व, और इस पार्टिकुलर पॉइंट के बाद इनका ग्राफ कुछ इस नेचर का बनेगा, और यहां से ये बनेगा कुछ इस तरीके से। अरे ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा ये। तो फ्रेंड्स ये ग्राफ इनका होता है, ये पॉइंट O, इनको मान लेते हैं पॉइंट A, इसको मान लेते हैं पॉइंट B, इसको मान लेते हैं पॉइंट C। O, A, B and C। तो ये इनका फेज डायग्राम, ये देखिए ये एक्सपेरिमेंटली बनाया गया होता है, ये हम लोग नॉर्मली इस तरीके से नहीं बना पाएंगे। वाटर का जो फेज डायग्राम है, ये ग्राफ प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच के वेरिएशन का, ये एक्सपेरिमेंट के आधार पर, एक्सपेरिमेंट के बेस पर बनाया गया होता है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें ये ग्राफ में फेज में क्या क्या डिनोट कर रहा है। तो ये जो हमारा फेज है, ये फेज डिनोट करेगा सॉलिड स्टेट को। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में वाटर कैसा होता है, बर्फ होता है, आइस होता है। ये जो फेज बना हुआ है, ये फेज डिनोट करेगा लिक्विड फेज को, लिक्विड स्टेट को। ये जो रेस्ट ऑफ फेज बच रहा है, ये बच रहा है वेपर, वेपर दैट इज गैसियस स्टेट। हाँ, वेपर और गैस में डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स। वेपर देखिए वेपर होता है किसका, वेपर होता है वाटर का होता है, और कपूर का भी वेपर होता है। बहुत सारी चीजें हैं जिनका वेपर होता है। तो वेपर और गैस में एक अंतर होता है, डिफरेंस होता है। वेपर जो है क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो की स्टेट होती है, क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो की स्टेट होती है, और गैस क्रिटिकल टेम्परेचर के अबव का होता है। दोनों में खास अंतर है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं इनका फेज डायग्राम में। हाँ, तो इनका देखिए ये जो OA ग्राफ है, ये एक कर्व ग्राफ है। ये ग्राफ डिनोट करता है सब्लिमेशन को, सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या है, आप जानते हैं किसी भी सॉलिड को अगर हम हीट प्रोवाइड करें और वो सॉलिड लिक्विड में ना चेंज होकर के डायरेक्ट गैस स्टेट में चेंज हो जाता है, इस फिनोमिना को कहा जाता है सब्लिमेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर O से एक ग्राफ का जो वेरिएशन है प्रेशर और टेम्परेचर का, ये ग्राफ डिनोट करता है सब्लिमेशन को। अगर हम इसके किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट, हम इस पॉइंट को सिलेक्ट कर ले, तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पर मैटर सॉलिड और वेपर दोनों में एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम इस पार्टिकुलर पॉइंट के टेम्परेचर को रीडिंग निकालें तो कोई एक वैल्यू आएगी, और इस पार्टिकुलर पर एक प्रेशर की भी वैल्यू आएगी। सपोज दैट ये प्रेशर P1 है और ये टेम्परेचर T1 है। अब अगर फ्रेंड्स प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, टेम्परेचर को हल्का सा इंक्रीज किया जाए, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर को हल्का सा इंक्रीज किया जाए, तो ये सॉलिड स्टेट बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट इसमें गैस में आ जाएगा, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में आ जाएगा। क्योंकि ये जो पूरा फेज है, ये कौन सा वेपर फेज है या गैस फेज है। तो सॉलिड से गैस में आ गया, इसे क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है। तो ये ग्राफ OA का हर एक पॉइंट, अगर हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करें तो हाँ, इस पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू चेंज हो गई और टेम्परेचर की वैल्यू भी चेंज हो गई। तो फ्रेंड्स इस पार्टिकुलर पॉइंट पर जो हमारा प्रेशर होगा, वो उस प्रेशर पर को अगर कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर को बढ़ाएंगे हल्का सा, तो इसका भी फेज चेंज हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में आ गया, सॉरी सॉलिड से वेपर में आ गया, दैट इज सब्लिमेशन। और हाँ, एक पॉइंट इनका A है, इस पॉइंट A पर देखिए क्या होता है। तो इस पॉइंट A पर जो इनका प्रेशर है वो सपोज दैट लिख दे रहे हैं P0 है, और पॉइंट A पर जो टेम्परेचर है वो लिख दे रहे हैं T। इसको P0 नहीं, P ट्रिपल। इस पॉइंट के टेम्परेचर को TRI, ठीक है। अब फ्रेंड्स जो ये ग्राफ है A से B तक का, ये ग्राफ में देखिए इस तरफ का जो फेज है सॉलिड है, और इस तरफ का फेज क्या है, लिक्विड है। तो अगर हम कोई एक पॉइंट ले रहे हैं, सपोज दैट ये पॉइंट, तो ये पॉइंट सपोज दैट इनको ABCD मान ले रहे हैं, D पॉइंट है। तो इस D पॉइंट पर अगर हम प्रेशर को ऑब्जर्व करें तो प्रेशर की एक रीडिंग आएगी और एक टेम्परेचर की भी रीडिंग आएगी। तो अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर को हल्का सा इंक्रीज करा दें, तो ये सॉलिड से किस में आ जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगा। अब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के फिनोमिना को कहा जाता है मेल्टिंग।
सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को कहा जाता है मेल्टिंग। तो ये जो ग्राफ है ए बी, ये पॉइंट या ये पॉइंट, एनी पॉइंट lies but at the line AB, these are called melting point, these are called melting point। और हर एक पॉइंट पर प्रेशर अलग होगा और टेम्परेचर अलग होगा। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, देखिए प्रेशर चेंज हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। इस पॉइंट पर प्रेशर चेंज हो गया और मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर गया। इस पॉइंट पर प्रेशर घट गया, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया। तो फ्रेंड्स ये जो ए बी लाइन है ये डिनोट कर रही है किसको, इस सॉलिड और लिक्विड के बीच का लाइन है, और इस पर हर एक पॉइंट डिनोट करेगा किसको, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड को। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ग्राफ एसी को स्टडी करते हैं। ग्राफ एसी एक कर्व ग्राफ है, ये लिक्विड और वेपर के फेज पे है, लिक्विड फेज और वेपर फेज, दैट इज गैसियस फेज। तो इस पे अगर हम कोई पॉइंट ड्रा करें तो ये पॉइंट को हम बोलेंगे कौन सा पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्यों, क्योंकि अगर इस पॉइंट पर टेम्परेचर को हल्का सा इंक्रीज करा दें तो तुरंत ये लिक्विड से चेंज हो जाएगा इसमें, वेपर में या गैस में। तो इस पार्टिकुलर पॉइंट को क्या कहा जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। ये नहीं, इस ग्राफ पर जितने भी पॉइंट होंगे सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन वो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग प्रेशर पर अलग अलग टेम्परेचर को डिनोट करेंगे। जैसे इस वाले पॉइंट पर देखिए प्रेशर बढ़ गया और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया। तो स्टूडेंट्स एसी जो ग्राफ है, एसी ग्राफ, ये लिक्विड फेज और वेपर फेज के बीच ग्राफ है। इस पर लाई करने वाले जितने भी पॉइंट होंगे सबके सब क्या होंगे, बॉइलिंग पॉइंट। और हाँ, एक पॉइंट यहाँ पर पॉइंट ए है, पॉइंट ए जिस पर प्रेशर को हम बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट ऑफ प्रेशर, जो PRI है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ प्रेशर इसको बोलेंगे, PTRI, ट्रिपल पॉइंट ऑफ प्रेशर। और इस पार्टिकुलर पॉइंट ए पर जो टेम्परेचर है उसे ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर करेंगे, TTRI। तो फ्रेंड्स वाटर के लिए जो ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर होता है वो होता है 273.16 केल्विन, दैट इज होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। और इनका जो प्रेशर होता है ट्रिपल पॉइंट का वाटर के लिए, वाटर के केस में 0.006 ATM। यही दो जो रिजल्ट है ट्रिपल पॉइंट के प्रेशर और ट्रिपल पॉइंट के टेम्परेचर का, यही दो रिजल्ट टीजीटी और पीसीटी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट प्रेशर क्या है और ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर क्या है। तो इनका रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है। और ये इनके ग्राफ की पूरी एनालिसिस हो गई ट्रिपल पॉइंट का। आई होप अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, इनका फेज डायग्राम किस तरीके से काम करता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा ट्रिपल पॉइंट कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं पीवाईक्यू की तरफ में, पीवाईक्यूज। तो फ्रेंड्स ये कुछ पीवाईक्यूज है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। हीट एनर्जी इक्विवेलेंट, हीट एंड एनर्जी या हीट एंड वर्क इक्विवेलेंट वाले थियरी पर है। ये तीन हमने क्वेश्चन इसको लिखा है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें हीट एंड वर्क इक्विवेलेंट पर थियरी हमने पढ़ा है, उस थियरी पर बेस्ड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट टॉप एंड बॉटम ऑफ 420 मीटर हाइट वाटरफॉल। तो फ्रेंड 420 मीटर हाइट का वाटरफॉल के टॉप और बॉटम के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस कितना होगा, यही क्वेश्चन का मतलब है। तो यहाँ अगर 420 मीटर हाइट का कोई वाटरफॉल है, यहां से यहाँ ये 420 मीटर हाइट है और ये वाटर टॉप से बॉटम के बीच में जो डिफरेंस है टेम्परेचर का वो कितना हो जाएगा, इसी को यहाँ मेजर करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अगर वाटरफॉल हो रहा है टॉप टू बॉटम में तो यहाँ हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है और काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो फ्रेंड्स यहां पर ये होगा जो हमने इनमें एक हीट और वर्क का जो इक्विवेलेंस हमने पढ़ा है उसमें पढ़ा है W/Q = J।
W अपॉन Q इज इक्वल टू J। J इज द कन्वर्जन फैक्टर। यहाँ W वर्क डन है और Q यहाँ पर हीट एनर्जी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रही है, दिस इज इक्वल टू द वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द वर्क डन। ये वर्क एनर्जी थ्योरम के फॉर्मूले से होता है। यही आपने पढ़ा होगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू वर्क डन। तो यहां पर हमने जो डेल्टा, इसको लिख सकते हैं डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ये बराबर किसके, डब्ल्यू। तो अब इस इक्वेशन में फिट कर सकते हैं डेल्टा के अपॉन क्यू इज इक्वल टू जे। तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू आएगा डेल्टा के अपॉन जे हो जाएगा। और डेल्टा के इज इक्वल टू क्या, पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू। तो हम यहां लिख सकते हैं डेल्टा यू बाई जे। तो Q इज इक्वल टू होगा डेल्टा यू होगा पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh अपॉन में J। J इज द कन्वर्जन फैक्टर। अब फ्रेंड्स यहाँ Q हीट एनर्जी है तो वाटर के लिए होगा mc ऑफ डेल्टा T इज इक्वल टू mgh बाई J। यहां से m और m कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा T यहाँ चेंज इन टेम्परेचर या टेम्परेचर डिफरेंस को बता रहा है, इसी को हमें यहाँ फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स डेल्टा T इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, GH अपॉन में J। सारे वैल्यू पुट कर देंगे तो डेल्टा T इज इक्वल टू G की वैल्यू रखेंगे 9.8, H 420 मीटर है, J होता है, J की वैल्यू होती है 4.18। अब इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो डिफरेंस इन टेम्परेचर डेल्टा T इज इक्वल टू हमें रिजल्ट मिलेगा, पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद में कितना आएगा, 420। हाइट तो 420 मीटर दे रखी है और J यहाँ पर है 4.18 जूल पर कैलोरी। तो इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक मिनट, जो हमने C लिखा है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये छूट गया था, मिस हो गया। तो डेल्टा T इज इक्वल टू यहाँ C इस टू हो जाएगा, इस टू C। यहाँ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है। अब इनकी वैल्यू यहाँ रखेंगे 9.8 और 420 अपान 4.18 और C की वैल्यू होगी 10 टू द पावर 3। अब इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा T इज इक्वल टू आएगा 0.98 डिग्री सेल्सियस। ये इनका रिजल्ट आएगा फ्रेंड्स, ये इनको सिंप्लीफाई करने पर। तो यहां पर कहने का मतलब जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो 0.98 डिग्री सेल्सियस का होगा, दैट इज ये हमारा रिजल्ट होगा। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम उसी के जैसा है, बस यहाँ हाइट की वैल्यू को 50 मीटर कर दिया है। यहाँ पर वो कितना था, 420 मीटर है। द हाइट ऑफ ए वाटरफॉल इज 50 मीटर। फाइंड द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द टॉप एंड बॉटम। तो टॉप और बॉटम में वाटर के टेम्परेचर का डिफरेंस कितना होगा। ये भी वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस के थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यही होगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा और काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो इनका जो वर्क एंड हीट का जो इक्विवेलेंस होता है दैट इज W बाई Q इज इक्वल टू J। J इज द कन्वर्जन फैक्टर। यहाँ Q इज इक्वल टू आएगा W बाई J। W यहाँ पर होगा क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन J। तो Q इज इक्वल टू हमारा आ गया डेल्टा U अपॉन में J। अब सारी वैल्यू को पुट करते हैं। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, डेल्टा U की वैल्यू MGH
बाई जे, जे यहाँ कन्वर्जन फैक्टर है, एम और एम कैंसिल हो गए, डेल्टा टी को यहाँ हमें फाइंड करना होता है, तो आएगा जी एच अपान में सी इज टू जे, सारी वैल्यू पुट कर देंगे, 9.8, एच की वैल्यू है 50 मीटर अपान सी, हाँ सी की वैल्यू होती है 1.0 10 टू द पावर 3 कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वैल्यू है, तो यहाँ इसकी वैल्यू जब रखेंगे 1.0 10 टू द पावर 3 इस टू जे की वैल्यू 4.18 दैट इज 4.2 रख सकते हैं। अब फ्रेंड्स इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा टी की वैल्यू आएगी 0.117 डिग्री सेल्सियस। तो ये फ्रेंड्स इनका हमारा आंसर होगा 0.117, तो ये होगा, ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा, ये वाला आंसर होगा। तो फ्रेंड्स सिमिलरली हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अ रेन ड्रॉप फॉल फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 किलोमीटर, बारिश की एक बूंद है वो 10 किलोमीटर हाइट से गिर रही है, व्हाट इज द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, तो उसके टेम्परेचर में कितना इंक्रीज होगा। ये क्वेश्चन भी हम इसी फॉर्मूले पर, इसी थियोरी पर सॉल्व करेंगे, सेम उसी के जैसा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 में है डेल, हम सेम उसी फार्मूले को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे सेम उसी के जैसा। तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी का जो हमें इक्वेशन मिला है वो जी एच अपान सी जे, ये सिमिलर वही है। तो यहां से हमें डेल्टा टी फाइंड करना है, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू जी की वैल्यू रखेंगे 9.8, एच एच यहाँ हाइट है, हाइट यहाँ 10 किलोमीटर है, 10 इज टू 10 टू द पावर 3 रहेगा अपान सी इज टू जे, सी की वैल्यू 1.0 10 टू द पावर 3, जे की वैल्यू यहाँ होगी 4.18 दैट इज 4.2। तो डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 98 हो जाएगा, 98 अपान में 4.2। अब इनको अगर सिंप्लीफाई करें तो डिवाइड करने पर स्टूडेंट्स आएगा 23.45 डिग्री सेल्सियस, दैट इज डेल्टा टी बराबर आ जाएगा 23.45 डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर में इंक्रीज होगा वो लगभग 23.45 डिग्री का तापमान बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा ये होगा। तो आई होप आपको वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस का फॉर्मूला, थियरी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जो है, ये 3 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इस तीनों इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पर आप 30 न्यूमेरिकल उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। मेन बात यह है कि कॉन्सेप्ट समझ में आना। तो फ्रेंड्स आई होप एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। और ये टीजीटी पीजीटी जीआईसी का हमने एक बैच स्टार्ट किया है, और इस बैच में हम कंप्लीट कोर्स करेंगे टिल द एग्जाम। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भेजिए, और जैसा आपका फीडबैक हो, आपको जो जरूरत हो, जो फीडबैक हो, आप अपना क्वेश्चन कमेंट में दे सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल को और भी दोस्तों तक का शेयर कर सकते हैं, और सजेशन दे सकते हैं कि हम आगे हम इसके बाद कौन सा यूनिट स्टार्ट करें। हालांकि इसमें हम 7 यूनिट पढ़ाएंगे, 7 यूनिट पूरा कवर करेंगे, और 7 यूनिट कवर करने में कुछ टाइम तो लगेगा ही। हर एक यूनिट का लगभग 15-15 लेक्चर कंप्लीट करना होगा, और पीआईक्यू भी, तब जाके फ्रेंड्स ये पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद।